नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शुक्ला और हम फिर से आ गए हैं हमारा पॉडकास्ट लेके, द अनक्वालिफाइड पॉडकास्ट। और इस बार फिर मेरे साथ बदकिस्मती से मेरे दोस्त शुभम मलिक ही हैं। ये तुम्हारी अच्छी तो किस्मत है कि मैं दोबारा आ गया। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, बैक एंड टीम है जिसको ये हेड करते हैं और ये उस टीम के इकलौते मेंबर हैं। सो इनका हमने टेक डिसाइड, टीम, सपोर्ट टीम और वीडियोग्राफी टीम, एडिटिंग टीम सब एक ही है। सब शुभम मलिक के हाथ में है। तो कंटेंट भी यही बनाते हैं, मैं केवल आता हूँ उनको सपोर्ट देने। तो मलिक, क्या चैनल है बस हमारा आज? चैनल बस इनका है, इसीलिए ये यहाँ पे है, नहीं तो चैनल मेरा होता तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मलिक ने ये सब मेहनत किया, बट मलिक एक यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट कर पाए, तो उनको मेरे अंडर काम करना पड़ रहा है। पर ये होता है, ये 99% वर्ल्ड की यही कहानी है। पर ठीक है। तो मलिक, आज का टॉपिक क्या है हमारा और हम किस चीज पे बात करने जा रहे आज का टॉपिक है एक बहुत ही बेहतरीन शो जो एयर हुआ करता था 90s में। अर्ली 2000 तक वो एयर हुआ। उसका हैं? नाम है शक्तिमान। ये अच्छा। नाम सुन अब के बहुत लोग की बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी। सुन के पढ़ के बहुत सारा ये नॉस्टैल्जिया का जो एक्स फैक्टर है, हमने सोचा कि चलो इसी पे एक वीडियो बनाया जाए कि 90s किड्स जो हमारे तुम्हारे एज के जो किड्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक फिनोमिनन था। यार, शक्तिमान। हमारे तुम्हारे एज के जो किड्स है ना, उनके बच्चे हो गए हैं और हम शक्तिमान पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को अब कहानी सुनाएंगे ये वीडियो देख के कि उनका बचपन कैसा बीता। तो उन लोग के लिए है जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे होने वाले हैं, और हम्म। हमारे तुम्हारे जैसे जिनके नहीं हैं, वो इस वीडियो को देख के थोड़ा एंजॉय कर खुश हो सकते हैं। जाएं कि उनका बचपन कैसा बीता है और थोड़ा अपने यादों को ताजा करें, बचपन की यादों को ताजा करें। तो इन्हीं सब वो चीजों एक को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये टॉपिक सोचा है। शक्तिमान, शक्तिमान केवल शो नहीं है यार। शक्तिमान, आई थिंक, क्योंकि तब अभी लोगों के पास इतना वो है ना कि वो मार्वल देख सकते हैं, डीसी देख सकते हैं और फार फ्रॉम होम, नो अवे फ्रॉम होम। और तब केवल यही था कि शक्तिमान इन द होम, केवल एक चीज थी और उससे दूरदर्शन बेस्ट था। हम्म। अब जो इनको दूरदर्शन नहीं पता है, जो प्रिविलेज्ड किड्स रहे होंगे 90s में, उनके वो घर हमारा केबल आता होगा। पॉडकास्ट वो हमारा पॉडकास्ट ना ही देखें। जो प्रिविलेज्ड है वो तो ना ही देखें, क्योंकि हम नहीं प्रिविलेज्ड नहीं। नहीं, देख सकते हैं, उनको लेफ्ट आउट क्यों फील करवाना है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। पर जो प्रिविलेज्ड रहे हैं उनको शायद दूरदर्शन ना पता हो। तो दूरदर्शन एक फ्री टू होम नेटवर्क हुआ करता था, जो जिसको देखने के लिए बस आपको एक टीवी और एक एंटीना चाहिए होता था और कुछ नहीं। और और एक शक्तिमान। एक डंडा चाहिए होता था जिससे आप अंटीना हिला सको। वो हाँ, अगर आपके वहां पे बारिश हो गई या धूप नहीं है और बादल है आसमान में, तो आपको डंडा हिला के ही एंटीना को सेट करना पड़ता था ताकि आपके चैनल को फिर से कैच कर सके। काफी अच्छी अच्छी यादें रही हैं उस एंटीना का और टीवी के साथ, जिसपे दूरदर्शन देखा हमने बड़े हुए देख के। और वहाँ पे उस चैनल पे बहुत सारे आइकॉनिक शोज हुआ करते थे, जिनमें से शक्तिमान जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम किड्स को इम्पैक्ट किया। वो इसलिए क्योंकि जो दूरदर्शन नहीं भी देखते थे इन द लेट 90s, पोगो पे वो टेलीकास्ट हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही लोगों को एक्सपोजर मिला है शक्तिमान का, भले ही जिन्होंने ये दूरदर्शन नहीं भी देखा हो उनके लिए। तो और सबसे बात बेस्ट तो मुझे, करें। हाँ। हाँ, सबसे बेस्ट तो मुझे शक्तिमान का, अगर बोलूँ तो सबसे बेस्ट इंट्रो म्यूजिक ही लगता था। हम्म। क्योंकि क्योंकि शक्तिमान उस जमाने में आता था जब आधे घंटे के एपिसोड में 29 मिनट एड्स चलते थे, ऐसा कहा जा सकता है। और उसमें 29, 30 में से 29 गया, बचा 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट का इंट्रो म्यूजिक था। हाँ, 1 मिनट 26 या 1 मिनट 32 सेकंड कुछ ऐसा इंट्रो म्यूजिक था। और वो एक आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक है, उसके लिरिक्स काफी ज्यादा इंट्रीगिंग, काफी ज्यादा अभी भी वो टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड कर सकते हैं। और हम्म। मुझे नहीं लगता कि अगर 90s किड जिसने शक्तिमान देखा होगा उसके दिमाग से वो म्यूजिक कभी भी गया होगा, भले लिरिक्स ना याद हो, पर वो कहलाया वो शक्तिमान वाला जो लिरिक्स तो बीट ड्रॉप होता है वो अभी भी इनग्रेव्ड हो गया होगा हमारे पॉप कल्चर का, जो हमारा माइंडसेट है उसके अंदर। लिरिक्स तो बेहतरीन है ही, और लिरिक्स बेहतरीन नहीं, लिरिक्स के मतलब भी बहुत ही डीप है। वो एक्चुअली शक्तिमान का जो रूट था वो यही था ना कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। हम्म।
हम्म। तो उसके लिरिक्स और फिर उसके ऊपर उसका म्यूजिक शायद उन्होंने दिया था, जो बप्पी लहरी लुक अलाइक थे, रविंद्र जैन जी ने शायद, रवीन जैन, हाँ। उन्होंने ही हाँ दिया हाँ, है। उन्हें दी है, हाँ वो तो उन्होंने ही क्रेडिट्स दिया में है। आता है। तो बेहतरीन म्यूजिक है, और उसकी जो लिरिक्स है उसकी मीनिंग इतनी डीप है, इतनी डीप है वो कि हम्म। नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ही उसको बराबरी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नहीं नहीं, अभी हनी सिंह 4.0 एक है, एक हनी लड़का सिंह का यूट्यूब पे। मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार हनी सिंह का यार वो कितनी बार कमबैक करेगा यार, 2.0, 3.0, 4.0। पर खैर, ठीक है। हनी सिंह के कमबैक से हम लोग अपने टॉपिक पे कमबैक करते हैं। तो जहाँ तक बात रही कि आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक की, तो शक्तिमान मुझे नहीं लगता कि अभी के जो बॉलीवुड म्यूजिक अभी जो ट्रेंड होते हैं, जो अभी न्यू सॉन्ग, सो कॉल्ड ओरिजिनल सॉन्ग अभी निकालते हैं, उससे भी बेटर मुझे लगता है कि आज के जमाने में भी शक्तिमान का इंट्रो सॉन्ग अभी भी उनको टक्कर दे सकता है, और ऑब्वियसली टक्कर देता है। मतलब अ, उसका म्यूजिक, लिरिक्स, और यहाँ तक कि जो इंट्रो म्यूजिक जब प्ले होता है और जो बैकग्राउंड में जो भी सीन्स चलते हैं या फिर जो भी वीएफएक्स उन्होंने रखा है, वो उस हर एलिमेंट के साथ और हर म्यूजिक के बीट्स के साथ वो मैच करता है। तो ये एक इंट्रो म्यूजिक बनाने में ही जब क्रिएटर्स ने इतना ध्यान दिया होगा, तो ऑब्वियसली शो तो ऑब्वियसली आइकॉनिक होना ही हाँ होना। वो क्रिएटर उसके मुकेश खन्ना जी थे, और ध्यान इसलिए दिया क्योंकि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था यार, क्योंकि उन्हें पता था इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। और हम्म। अगर आप किसी भी चीज को एयर करने की सोच रहे हो और 30 मिनट का अगर वो है, तो ऑडियंस स्टार्टिंग में ही हुकअप होती है, जैसे अभी तक हमने हुकअप कर लिया होगा अपनी ऑडियंस को। हम ये यकीन कर रखते उम्मीद हैं। करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं। जो बोर हो रहे होंगे वो थोड़ा कमेंट में लिखते कि वो किस बात पे बोर हो गए हैं। तो उन्होंने ऑडियंस को हुकअप किया होगा, तो उन्हें पता था कि क्योंकि पहले का फॉर्मेट ये था ना, आज क्या है कि एक सीन खत्म हो जाता है उसके बाद इंटर म्यूजिक शायद शुरू होता है, या हम्म। कुछ वो इस्टेब्लिश करते हैं। पहले ऐसा होता था कि नहीं, इंट्रो म्यूजिक तो इंट्रो म्यूजिक मी। और मुझे नहीं लगता है कि तब के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो शो बच्चों के लिए था, उनको इंट्रो म्यूजिक से उतना मतलब भी रहता होगा। वो बस ये देखते थे कि शक्तिमान नाच रहा है आके और गोल 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 गोल। उन्होंने शायद उसका कोई मीनिंग समझा ही नहीं होगा। बट अब जो बच्चे अब बड़े हो गए ना, तो अब वो अगर अब उसको वो रिविजिट रिविजिट करें जैसे हमने किया, तो उसका मीनिंग क्या डीप है यार, वो नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों जैसा है। इतना हाँ, डीप है। वो है, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, बहुत डीप। लिरिक्स तो काफी डीप है, म्यूजिक और काफी इंगेजिंग भी है। और एक ट्रिविया बताना चाहूंगा इसके पोस्ट, मतलब बिहाइंड द सीन्स का, जो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये शक्तिमान। तो हम्म। कॉन्सेप्ट ये सोचा था मुकेश खन्ना जी ने ही। ये राशि प्रोडक्शन हाउस के लिए शायद कोई मूवी शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे बरजातिया, राजकुमार सूरज बड़जात्या बढ़ शायद जाते थे, हैं। सूरज हाँ उनके सूरज बड़जात्या के पिताजी। हाँ। तो उनके साथ उन्होंने ये डिस्कस किया, तो बड़जात्या साहब ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे बच्चों को देखा कि वो उस समय सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स देखते थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रिविलेज किड्स। हम्म। तो उनको प्रिविलेज था, सैटरडे मॉर्निंग कार्टून जो वेस्ट में एयर होते थे वो हम्म। देखते थे, और उनके पास वही एक सोर्स था कि अपनी इमेजिनेशन का इम्प्लाई करने का, कि जो बच्चे होते हैं जो ऐसे बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिकल चीजों को देख के बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं, बट इंडिया में कभी ऐसा किया नहीं किया। तो उनको काफी ये इंगेजिंग लगा। पर ये जब इनिशियल कॉन्सेप्ट था तो इनको लगा कि एक मूवी बना सकते हैं, तो एक हाँ। आकाश करके मूवी इन्होंने एज अ प्रोजेक्ट को, उस मूवी को हम्म। उन्होंने स्टार्ट किया। पर कुछ तो हुआ कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में या कहीं पे भी शायद वो सेल्फ हो गई, वो मूवी मुझे मिली नहीं कभी, वो दिखी नहीं कहीं पे। तो उसके बाद फिर मुकेश खन्ना ने इसको फिर एज अ प्रोड्यूसर इसको स्टार्ट किया और इसको हेल्प किया, और फिर इसको एपिसोडिक वे में टेलीकास्ट करने का सोचा। तो ये एक छोटा सा ट्रिविया था कि और ये अच्छा शक्तिमान का हुआ। एग्जिस्टेंस आया और कैसे। ये अच्छा हुआ कि फिल्म नहीं बनी, क्योंकि अगर फिल्म बन जाती ना, तो जो 1990 मेरे ख्याल से 7 या 1999 से शुरू हुआ था, और हम्म। 2005 में इसका आखिरी एपिसोड एयर हुआ था। हाँ। तो फिर वो इतना तगड़ा जो अपने पास नॉस्टैल्जी है ना, वो कभी नहीं हो पाता। और शायद अगर ये मूवी बनती तो हम लोग आज इसका वो मजाक बना रहे होते, जैसे स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वाले गाने का हाँ बनाते हाँ। हैं, बट जिसमें गोविंदा स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में है। सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में गोविंदा। क्या कर सकते हैं, इंडियंस रिप ऑफ करने में एक्सपर्ट है और वो करते हैं। तो इसी बात पे हम चलते हैं वीएफएक्स की तरफ, क्योंकि ये एक फैंटास्टिकल जॉनरा का शो है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो दिखाई जाएंगी वो रियलिटी से बहुत दूर है, रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमें वीएफएक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, स्पेशल इफेक्ट्स हाँ। जिसको कहते हैं।
पता बिल्कुल नहीं बिल्कुल हमारी ऑडियंस बिल्कुल। को वीएफएक्स पता हो कि ना हो, तो उनके लिए मैं बोल नहीं, दूं। ये तुमने ही बोला ना कि रियलिटी से बहुत दूर और वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ेगा। यही चीजें सोच के ओमराउत ने आदि पुरुष का टीजर काटा। आदि तो वीएफएक्स के नाम पे जो अभी जो गंद मचाए रहे हैं ये सारे क्रिएटर्स, उस हिसाब से अगर हम देखें जो शक्तिमान का वीएफएक्स रहा है 90s और अर्ली 2000 में, तो कंपैरेटिवली तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना को भी आदि पुरुष का वीएफएक्स करने के लिए बुला लेना चाहिए था। कम से कम वो हनुमान जी को सही कपड़ा और सही रंग के कपड़े तो पहनाते, इतना कर हाँ, सकते थे वो। इतना तो वो कर ही सकते थे, वो और रावण इतना को बड़े। ऐसे वो रावण को ऐसा कट नहीं देते और ऐसे स्पाइक्स नहीं देते। और रावण को रावण रहने देते। रावण को ड्रैगन पे नहीं बिठाते एटलीस्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है आदि पुरुष का जिस हिसाब से ग्लिम्स आ रहा है ना, रावण कहीं हनी सिंह कहीं रावण के लिए गाना ना गाने लगे। ये ऐसा लग रहा है। जो जिस हिसाब से ट्रुथ, उन्होंने आदि पुरुष ने 6 महीने लिए, उन्होंने शायद जनवरी या उससे पहले ही रिलीज किया था, 6 या 4 महीने। और उसके बाद वो उन्होंने पोस्टर रिलीज किया और वो टीजर रिलीज किया, वो ट्रॉल हुए। और फिर उसके बाद वो रिटर्न हुए पोस्टर के साथ, और पीछे का बस उन्होंने कलर चेंज कर दिया। जो हाँ, बैकग्राउंड शायद, गोल्डन ह्यू हाँ डाल दिया है, गोल्डन ह्यू हाँ डाल दिया है पूरे हाँ पोस्टर के उन्होंने ऊपर। गोल्डन डाल दिया बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने। हम्म। तो यही यही सब आलम है आजकल के वीएफएक्स आर्टिस्ट का। तो तो समझ अगर लो उस तो समय हाँ वीएफएक्स आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की होगी, जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास अवेलेबल थी। मैं वर्ल्ड वाइड नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया में जितनी टेक्निकली एडवांस्ड वीएफएक्स अवेलेबिलिटी थी उस वक्त, और जिन आर्टिस्ट ने उस पे काम किया है। काफी हैंड ड्रॉन स्केचेस बनाने पड़ते हैं उस वक्त के वीएफएक्स को इन द लाइफ लाने के लिए, कैमरे पे अच्छे दिखे, कैमरे पे प्रेजेंटेबल दिखे। और यहाँ पे प्रेजेंटेबल का ये सेंस नहीं है कि चलो स्टोरी को मूव फॉरवर्ड ले जाना है। वो वीएफएक्स ऐसा वीएफएक्स है, मुझे लगता है कि आज भी अगर आप कोई क्लिप उठा के देख लोगे, और मुझे लगता है कि अगर ये जो नए आदि पुरुष जैसे मूवीज आ रहे हैं इन सबके वीएफएक्स के साथ भी देखोगे, तो भी वो वीएफएक्स आदि पुरुष या राम सेतु भी एक वीएफएक्स से भी मूवी रही है। वो तो वो उन वीएफएक्स बिलीवेबल लगता है, लगता है कि हाँ, हाँ ऐसा हो सकता है, यू ऐ- नो। ऐसा जारिंग स्क्रीन पे तुम्हें नहीं लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली हॉलीवुड के लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हॉलीवुड बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस है इन सब चीजों में। यार हॉलीवुड बट के लेवल पे इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि एक तो मुकेश खन्ना उसका प्रोड्यूसर था, उनके पास पैसे भी नहीं थे शायद। और हम्म दूरदर्शन ने स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ दिया भी नहीं। हम्म, तो वो बहुत ही लिमिटेड बजट है यार, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थे उनको। बहुत जुगाड़ बैठाने पड़ते थे, कैसे क्या शूट करना है, ये है वो है। सो बहुत सारे एक्सप्लोजन शॉट्स जो हैं वो वीएफएक्स हैं, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुआ है। जैसे जो भी फाइट सीक्वेंसेस हुआ करती थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन इतना इंटीग्रेट हुआ करता था कि वो मतलब ग्रीन स्क्रीन के साथ बहुत ज्यादा मैच कर जाए, और उसमें वीएफएक्स आर्टिस्ट को उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो नहीं सिर्फ वीएफएक्स आर्टिस्ट ने बल्कि पूरे प्रोडक्शन हाउस ने इन सब चीजों पे बहुत इंटीग्रेटली काम किया है। और आई थिंक एक अगर स्टैंड आउट प्रोडक्शन अगर बोला जाए, तो शक्तिमान का प्रोडक्शन हाउस इज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्रोडक्शन हाउस इन द सिनेमा प्रोडक्शन, इंडस्ट्री। हाँ प्रोडक्शन हाउस शक्तिमान का, या और उसके बाद अगर मैं इंडियन सिनेमा में बोलूँ कि किसी फिल्म का प्रोडक्शन सबसे तगड़ा था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बट अगर इंडियन सिनेमा में बोलूँ अभी तक जिस फिल्म का प्रोडक्शन मुझे सबसे तगड़ा लगता है, तो वो थी लगान। हाँ, वो एरा लगान कैप्चर का, करती है। हाँ वो जो एरा कैप्चर करती है और इतने लार्ज स्केल पे, और हम्म विद इतने एक्टर्स एंड इतने को एक्टर्स, इतने जूनियर आर्टिस्ट, ये बहुत ही टाइडी टास्क होता है। और हाँ, लगान तो आई खैर थिंक, उसका तो बजट भी अलग ही था। हाँ बजट भी अलग था, बट एक वो होता है, पर ठीक है उन्होंने काम बहुत ही बेहतरीन किया। हाँ, तो वही बात है कि शक्तिमान को जिस हिसाब से अगर बजट की बात की जाए, तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा, जैसे कि तुमने बोला कि रिटर्न में तो उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं होगा। नेशनल डीडी नेशनल है तो फ्री टू एयर चैनल है, तो वो उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिटर्न्स। बट जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो पर एपिसोड विच इज लाइक वीकली एपिसोड हुआ करते थे, तो वीकली शूट हुआ करता था। तो पर वीक जो शूट करते थे एक एपिसोड के पूरे कॉस्ट आते थे अराउंड 2 lakhs एट दैट टाइम। तो उस अप्रोक्स। वक्त का दो अप्रॉक्स 2 लाख उस वक्त एक एपिसोड, मतलब 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम शूट हो पाता है, उसमें भी एडिट होते हैं। तो कह लो कि 22 से 23 मिनट का जो वीडियो बनाना है उनको, एक
एपिसोड के लिए, उस एपिसोड को बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए उस जमाने में खर्च करना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। सिर्फ टास्क बिग, और इट्स नॉट ओनली ये बिग टास्क बट अ बिग चैलेंज एज वेल। और अगर आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं ना, आपको फिर अपना जो आपको प्रैक्टिकलिटी के ऊपर इमोशंस को हावी होने देना होगा। आप हम्म। प्रैक्टिकल सोच के ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते। इट्स लाइक हाँ। सट्टा यार। आप प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप 2 लाख रुपए हफ्ते में फूक रहे हो, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। बट इफ यू हम्म। नो दैट ओके दिस इज गोइंग समवेयर, दिस इज गोइंग टू अचीव समथिंग बिग, एंड you understand your vision, and you believe in your vision, then only you can invest like this in that era when there was nothing such sort of things. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इट्स टेक अ ह्यूज काइंड ऑफ हार्ट, जिसको बहुत Hmm. लोग मानते हैं, बहुत Yeah. बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इतने बड़े स्केल पे किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, वो भी अपनी जेब से। तो एक अपनी जेब तरीके से से कह पैसा। लो कि क्रिएटर के अंदर जो प्रेम रहा है अपने किसी क्रिएशन के लिए, वही ऐसा कर सकता है। और शक्तिमान का एक और पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है कि वो जो स्पिनिंग इफेक्ट, अरे वो जिसमें तो जिसमें फक 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 की आवाज आती है, खैर ऑडियंस को कुछ कौन और ना कैसी लगे। कैसी आवाज आती है? वो करते अ, करते वो करते करते उस एरा में, उस जमाने में, अर्ली अर्ली 2000 में बच्चे वो अपने छत पे करते थे, क्योंकि बच्चे हम्म। तो भाई बच्चे होते हैं, और शायद बच्चों को मंदबुद्धि भी कहा जा सकता है। तो वो अपने छत पे ऐसे 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 करते थे, तो कुछ बच्चे छत से गिर गए थे। हाँ हाँ, ये ऐसे मतलब उस एरा की ये बहुत आग लगने वाली न्यूज जिसको कहते हैं, कि जंगल में आग हाँ, लगने वाली न्यूज थी कि शक्तिमान देखने के बाद हाँ। जो बच्चे हैं वो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हुए उसको अपने सेफ्टी इमिटेट का कर ध्यान रहे नहीं। हैं। तो इसको तो बंद कर शक्ति देना चाहिए। तो तो काफी ज्यादा शक्तिमान। स्क्रूटनी में भी हाँ। आ चुका है शक्तिमान इसके लिए। पर तो मुकेश खन्ना ने रिसेंटली किसी का तो इंटरव्यू था किसी के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी एक आध आइसोलेटेड इंसिडेंट हुए हैं वो लापरवाही की वजह से ही हुए हैं। बट कभी भी शक्तिमान को प्रोडक्शन में कभी इस बात का प्रेशर नहीं पड़ा कि बच्चे आहत हो रहे हैं, इस वजह से उनका प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। वो हाँ, सिर्फ और लेकिन सिर्फ इसलिए रोके क्योंकि उनका बजट खत्म हो गया था। बजट खत्म हो गया था, लेकिन उनको इसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ा। तो पोस्ट क्रेडिट में जब एपिसोड खत्म हो जाता था, तो फिर शक्तिमान ने कुछ एपिसोड्स में कहा भी है कि बच्चों प्लीज छत पे जाके ये सब उल्टी हाँ सीधी हरकतें मत हाँ करो। हाँ हाँ, ये डिस्क्लेमर उन्होंने काफी, हाँ, क्योंकि अगर शक्तिमान का आइकॉनिक स्टैंडिंग पोजीशन याद हो तो वो मुंबई के शहर को छत पर से जाके देखता था, कि बिल्डिंग की छत पर से जाके अपनी कमर पे हाँ। हाथ रख के देखता था। वैसे और देखता था। कुछ तो इको लोकेशन वो करता था जैसे डेयर डेविल करता है। तो उससे वो उसको समझ में आता था कि क्राइम कहाँ पे हो रहा है, उसको जाना कहाँ पे है, हम्म। या फिर जो भी है वो हमेशा कुछ भी होता था तो वो प्रोकास्टिनेशन वाला जो फेज होता है उसके लिए वो बिल्डिंग की हाँ। छत पे चढ़ जाते थे। तो जैसा कि हर एक आइकॉनिक हीरो के लिए चाहिए होता है एक आइकॉनिक विलेन, तो हम्म। शक्तिमान ने भी क्रिएट किया एक आइकॉनिक विलेन, और उस विलेन का नाम था तमराज किल्मिश। ये किसमिश। सिर्फ किल खैर बचपन में हम लोग इसको अलग अलग नामों से जानते थे, कुछ लोग यमराज किल्मिश बोलते थे, यमराज किलमिश, हाँ। कुछ लोग तमराज किशमिश बोलते थे। मैंने काफी बड़े होके ये नाम एक्चुअली में क्या मीन करता है वो समझा। तम का क्या मीन मतलब होता करता है है? अंधेरा, और हाँ। राज का मतलब अंधेरों पे राज करने वाला। तो ये लिटरली अंधेरों के राजा का, इसका जो अगर मीनिंग होता है, ये अंधेरों का राजा बोला जाएगा इसको। और हम्म। उसका अगर जो मोटो रहा है उस विलेन का, या फिर जो उसका गोल रहा है, उसका यही गोल रहता हम्म। था कि अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहा, और फिर अब प्रोडक्शन वाले ये लाइट बुझा लाइन देते थे। हाँ, और ये लाइन अब इतना मीनिंगफुल बन गया है जब उसका नाम मुझे समझ में आया, कि मुझे समझ में नहीं आता कि अंधेरा कायम रहे ये बोलता क्यों, क्या है इसका मतलब वो इसको यार टैगलाइन क्यों यूज करता है। यार फिर तो जब ये मुझे इसके इसलिए नाम का मतलब समझ में आया तो ये सारे पजल से एक जगह फिट हो गए कि अच्छा, तो इसका ये तो मतलब। ये इसलिए इतना मीनिंगफुल साउंड करता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाया गया है, एक राइटर को बैठाया गया है, उसको कुछ चंद पैसे दिए गए। राइटर को चंद पैसे ही मिलते हैं, ये बात तुम अब याद रखो। और फिर उसे कहा गया कि लिखो और कैरेक्टराइजेशन करो, और उसके नाम को उसके साथ लिंक करो, कुछ भी करो, बट एक जोन में रहो कि कैरेक्टर हमेशा उस जोन में रहे, वो जब अपना नाम ले या जब अपना पंच लाइन बोले या तकिया कलाम बोले। ऐसा नहीं है कि साउथ से कुछ भी उठाया, या साउथ ने कहीं से कुछ भी उठाया था, फिर उसको उन्होंने साउथ से उठाया, फिर लाके यहाँ पे एक पत्थर की आंख लगा दी और फिल्म बना दी। तो
जो ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे उनको पता है किस बारे में बात हो रही है। खैर, पांडे जी अपने। अपने पांडे जी, चुलबुल पांडे नहीं, ये भी बता दूं, क्योंकि चुलबुल पांडे एक आइकॉनिक बस कैरेक्टर बस, है। इतना हिंट मत दो, वरना वो लोग क्या ही बुद्धि यूज करेंगे। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि एक हीरो को आइकॉनिक वही बना सकता है जैसे जितना आइकॉनिक उसका विलेन होगा। तो ये हम्म विलेन इतना आइकॉनिक है कि हमारे पॉप कल्चर में इतना सिनोनिम विलेन है कि अगर कहीं भी कोई पूछता है कि अंधेरा कायम रहे, कोई ये लाइन सुनता है, तो वो सिनोनिम हो चुका है हमारे इंडियन पॉप कल्चर में कि ये एक कैरेक्टर है जो शक्तिमान के साथ एसोसिएटेड है, और हम शायद ही कभी दोबारा इस लाइन को किसी और कैरेक्टर को यूज करते हुए सुनेंगे, नहीं, क्योंकि कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बैठेगा यार। आप कभी बबीता के साथ जेठा ही जाता है, अय्यर नहीं जाता। तो इसका कोई कोई सेंस नहीं है। बबीता मतलब जेठालाल। हम्म, पर सिर्फ ये आइकॉनिक कैरेक्टर सिर्फ विलेन के ही नहीं, और भी मतलब जहां तक मुझे इम्पैक्टफुल लगे, जो उस वक्त के हिसाब से जो राइटिंग होती थी महिलाओं के कैरेक्टर्स लिखे जाने पे, उस हिसाब से जो एक मोल्ड होता था कि एक आइडियल फीमेल कैरेक्टर कैसा होगा, या तो वो हाउस वाइफ होगी या तो बहुत पूजा पाठ करने वाली होगी। तो ऐसे कैरेक्टर्स का जो मोल्ड, या फिर वो कॉमेडिक होगी या वैम्प साचा। होगी, यही यही एक मोल्ड था कि फीमेल कैरेक्टर्स को ऐसे राइट करना है। फिर उस मोल्ड को ब्रेक किया गीता विश्वास के कैरेक्टर ने, जहां तक मुझे याद है। वन ऑफ द गीता फाइनेस्ट कैरेक्टर्स एवर रिटन, वन वन ऑफ ऑफ द द फाइनेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स एवर रिटन। फीमेल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग क्योंकि कैरेक्टर्स। अगर फ्रॉम द गेट गो कभी ये नहीं बताया गया, कभी ये नहीं दिखाया गया कि गीता विश्वास हैड एनी वीकनेस अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन। हम्म। उसको कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि उसकी कोई इमोशन, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट। राइटर्स फॉल बैक करते हैं कि कोई इमोशनल बैकड्रॉप होगा किसी फीमेल कैरेक्टर का, वो इमोशनली अपने डिसीजंस लेगी, बट नॉट गीता विश्वास, नॉट नॉट इन द सीन्स और एपिसोड्स आई हैव सीन। तो ये उस समय के हिसाब से एक ग्राउंड ब्रेकिंग, और आई वुड रादर से नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग बट बहुत ही इनकरेजिंग, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इनकरेजिंग कैरेक्टर था अपने फीमेल बेहतरीन कैरेक्टर्स राइटिंग के लिए। यार। बेहतरीन राइटिंग, क्योंकि उन्होंने दिखाया है गीता विश्वास को एक लाइक अ बॉर्न वॉरियर। वो पैदा हुई और उसके बाद फिर उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की, उन्होंने रिपोर्टिंग सीखी। एंड वो जो टिपिकल रिपोर्टर जो आजकल हमारी फिल्मों में काल्पनिक रिपोर्टर नहीं होते हैं, जो कहते हैं हम सच का साथ देंगे, और ये तो गीता विश्वास का जो कैरेक्टर था वही था गीता उनके। विश्वास स्टार्टेड दैट ट्रेंड, शी इज द हाँ मदर ऑफ दैट। स्टार्टेड दैट ट्रेंड। तो उनकी कोई खास दिक्कतें नहीं थी। मुंबई में जैसे लोगों की खास दिक्कतें होती है, उनको ऑटो नहीं मिलती, तो गीता विश्वास को भी ऑटो नहीं मिलता था। इसके अलावा उनकी और कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ गीता विश्वास ही नहीं, अगर बात करें फिर से, अगर गोइंग बैक टू द आइकॉनिक विलेंस, तो तमराज किल्मिस का स्क्रीन प्रेजेंस तो काफी ज्यादा मेनेसिंग था ही, बट उनको स्क्रीन टाइम बहुत कम दिया गया था, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो बिहाइंड द शैडो वर्क करते थे और उसको मिस्टीरियस रखना ही एक इंगेजिंग फैक्टर था। बट एक हाँ। ऐसा थर्ड व्हील चाहिए हर विलेन को, या फिर साइड किक कह लो, जैसे हीरो को एक साइड किक चाहिए होता है, वैसे हर विलेन को भी एक, मुझे लगता है, साइड किक चाहिए होता है, जो इन द सीन्स, आई मीन इन फ्रंट ऑफ द सीन्स, एक होता है बिहाइंड द सीन्स, एक होता है इन फ्रंट ऑफ द सीन्स, इन फ्रंट ऑफ द सीन्स उनके एजेंडा को वो पुश करे। तो एक ऐसा कैरेक्टर। जैसे तुमने मुझे अपना साइड किक रखा हुआ है। गुड। खैर, सच्चाई इतनी भी नहीं बतानी थी यहाँ पे। चैनल का नाम वैसे, चैनल का नाम पढ़ के लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किसको साइड किक रखा हुआ यही तो तुम्हारा मास्टर प्लान है। चैनल का नाम इसके नाम पे रख दो। पासवर्ड और मेल तो तुम्हारा है। है। तो ऐसा एक साइड की कैरेक्टर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेल रहा है एज अ विलेन, लोग उसको मतलब उसके उसका स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी मेनेजिंग रहा है, वो है डॉक्टर जयकॉल। मैं एक्टर का नाम शायद भूल रहा, हम्म। मुझे एक्टर का नाम नहीं वो। याद है, बट जिन्होंने भी उस कैरेक्टर को प्ले किया है, इट्स हाँ। इट्स एन आइकॉनिक रोल, डॉक्टर जयकॉल। तो उनके और वो एक्टर, मैं एक, उस एक्टर का नाम सोच रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है, बट आइकॉनिक एज यू से या। और मुझे याद भी नहीं है कि वो एक्टर को मैंने कहीं और किसी रोल में देखा होगा, आई मीन एज लॉन्ग एज माई मेमोरी सर्व मी राइट, मुझे नहीं लगता कि उस आइकॉनिक कैरेक्टर की लेगेसी को कोई और कंप्लीट भी कर सकता है। और जहां तक बात रही कि लेवल ऑफ एक्टिंग, मुझे लगता है जो बॉन्ड विलेंस हुआ करते थे जो 90s में या लेट 80s और अर्ली 90s का जो बॉन्ड विलेन हुआ करता था, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में जो विलेन हो, उनसे इंस्पायर्ड
वो एक डॉक्टर जयकॉल, जैसा कि नाम में, वो एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, हम्म। क्योंकि उनके पास सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर है, और वो शक्तिमान के साथ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शक्तिमान इज मोरली रॉन्ग। उसके पास हाँ। सुपर पावर्स होने की वजह से ही वो ये सब अच्छी चीजें कर रहा है। अगर किसी दिन उसने कुछ गलत किया तो मेरे पास उसका जो, अगर कोर कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन देखा जाए तो एक तरीके से बैटमैन जो सुपरमैन के लिए करता है कि अगर किसी दिन हम्म। सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो मैं उससे कैसे लड़ूंगा। बट सिंस इट्स इंडियनाइजेशन ऑफ ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसपे थोड़ा ट्विस्ट है कि वो सम्राट किलमिस के साथ मिलके काम करता है। ऑब्वियसली दोनों के मोटिव्स अलग अलग हैं, और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रन टाइम सम्राट, डॉक्टर जैकब के कैरेक्टर्स को थोड़ा और चेंज किया गया और उसको प्योर इविल बनाया गया, बट स्टार्टिंग पॉइंट तो कैरेक्टर्स का फाउंडेशन जब रखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैकॉल इज ऑल्सो वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर, जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन होके वो एक चैलेंजिंग विलेन है एक सुपर हीरो के लिए। और वो अलग बात है कि शक्तिमान हैज इट्स हिज ओन मोरालिटी, की वो हर्ट नहीं करेगा किसी को, किसी मोर्टल बींग को हर्ट नहीं कर सकता ऐसे वैसे। इट्स हिज प्रॉब्लम, इट्स नॉट डॉक्टर जयकॉल्स प्रॉब्लम कि हर बार वो डॉक्टर जयकॉल को बिना मारे छोड़ देता है। इट्स इट्स हिज मोरल मोरल प्रॉब्लम ना। तो बट जहाँ तक एक डॉक्टर जयकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग विलेन्स, सिनोनिमस टू आवर, हम्म। जैसे शाकाल, मुगैम्बो, हाँ, या शाकाल फिर मोगैम्बो। गब्बर, इन सब के अगर ऊपर नहीं है तो इस सब के लेवल के बराबर है। ऑन पार है यार, आराम से ऑन पार है। और ऑब्वियसली हम किसी सुपर हीरो के ऑल्टर ईगो को कैसे भूल सकते हैं, जैसे सुपरमैन के लिए क्लार्क कैंट, बैटमैन के लिए ब्रूस वेन, वैसे हमारे शक्तिमान के लिए है गंगाधर। पंडित विद्याधर गंगाधर मायाधर शास्त्री। जवाहर। यार इतना इतना ज्यादा अमेज होते थे ना हम लोग बचपन में जब देखते थे गंगाधर को, क्योंकि बच्चे थे तो हमको लगता था कि यार अच्छा गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। गुड 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 गुड। और it's such a comic relief in that sometimes it gets dark, that show has gotten dark at places, but जब भी एज अ गंगाधर मुकेश खन्ना को पोर्ट्रे किया जाता था, वो प्रेजेंस देख के दिल में अलग से खुशी हाँ होती थी कि हाँ ये कुछ कुछ तो क्वर्की होने वाला है। वो क्वर्की कैरेक्टर हाँ। का जो ट्रेट होता है एकदम एग्जैक्ट वही कैरेक्टर। एंड और गंगाधर, द कैरेक्टर ऑफ गंगाधर इज ऑल्टर ईगो डन राइट। करेक्ट। नथिंग, और नथिंग क्रिंज, नथिंग ओवर द टॉप, सटल कॉमेडी, जिसके लिए शायद आज हमें एक अच्छे राइटर की जरूरत पड़े, क्योंकि जिनको यहाँ तो पैसे कम नहीं है, मिलते होंगे। जिनको पैसे कम मिलते होंगे। सटल कॉमेडी, द रिलेशनशिप विद लीड एक्ट्रेस, ब्रिलियंट। गीता विश्वास। द, हाँ, गीता विश्वास, द रिलेशनशिप विद द, द ऑडियंस, द लाइक द person who are coming or going on the road, or the person in his office, the एक्स्ट्रा। subtleness, the extras, and how he described the importance of Shaktiman in a very non-linear way. He don't, because he don't want to describe himself only, no. हम्म। So all thing was so on point, very on point. मुझे याद है गंगाधर का जो गेटअप हुआ करता था, तो वो अपने साथ एक ब्रीफ केस या कुछ एक केस टाइप का रखते थे जिसपे उनका पूरा नाम, फोन नंबर, पता और वगैरह हाँ लिखा रहता हाँ था। कहीं वो हाँ। कहीं गुम गए तो कोई गुम उनको गए, हाँ। देख के वहां पे पहुंचा दे, और एक गले में फोटोग्राफ हुआ करता था। फोटोग्राफ हुआ जो करते कि थे, वो मुझे नहीं कैमरा लगता कि कैमरा कैमरा कैमरा, सॉरी, फोटोग्राफ कैमरा, नहीं, हाँ। कैमरा। मुझे नहीं लगता कि उस कैमरा से शायद ही कभी उन्होंने कोई पिक्चर क्लिक की हो। बट इट कैमरा। वाज अ वेरी वेरी नाइस गेटअप, जो देख के लगता था कि, दूर से लगता था कि इट्स अ क्वर्की कैरेक्टर। वो इंस्पायर्ड था किसी अमेरिकन कॉमेडियन से, राइट? हाँ, शायद वो जेरी लुइस करके कॉमेडी कॉमेडियन है अमेरिका में। अर्ली 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 सेवन नहीं, सॉरी, अर्ली एटीज में काफी फेमस थे वो शायद। हाँ। अभी उन, 2017 में उनकी डेथ हो गई है। तो वो उनका जेरी शायद लुइस कोई करके। ऐप, हाँ, उनका शायद कोई ऐप था जिसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम या कोई उनका प्ले था, वो शायद उनका उससे उनका इंस्पायर्ड हाँ, था। उनका एक कोई तो एक उनका भी टीवी शो था जिनमें उन्होंने ऐसे ही कुछ कैरेक्टर प्ले किया था। गेटअप थोड़ा सा ऐसा ही था, वो दांत थोड़े से बाहर और चश्मा पहना हुआ, मोटे मोटे चश्मे ग्लासेस के साथ। तो कैरेक्टर थोड़ा सा गेटअप में इंस्पायर्ड था, बट इट हैज इट्स ओन ट्विस्ट कि हाँ, वो इंडियननेस थी। हाँ वो। कभी कभी वो और धोती पहन के भी आ जाते डायलॉग्स थे। डायलॉग्स इतने, मतलब अगर किसी कैरेक्टर के लिए डायलॉग लिखोगे, उसके कैरेक्टर का एक कोर फीचर ये है कि ही ओनली टॉक्स इन हिंदी, और शुद्ध हिंदी।
तो राइटिंग और ज्यादा कठिन हो जाती है। मतलब किसी कैरेक्टर्स को लैंग्वेज बाउंड कर देना, मतलब उस कैरेक्टर्स की क्वर्क, और वो क्वर्की कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के क्वर्कीनेस का 60% तुमने खत्म कर दिया लैंग्वेज बाउंडेशन लैंग्वेज करके। बाउंड करके, हाँ। पर फिर भी आइकॉन। इट वाज एन आइकॉनिक कैरेक्टर, इट गेव अस अब लाफ, इट गेव अस लॉट्स ऑफ मेमोरीज। और मुकेश खन्ना की दाद देनी पड़ेगी यार, दो कैरेक्टर्स प्ले करना, साथ में प्रोड्यूस करना। आज हाँ, भी लोग, बहुत से लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना बहुत से ट्राई कर लोग। रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। हाँ, और जो और जो दो कर कैरेक्टर, भी पा रहे हैं वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे, उस स्केल पे नहीं कर, क्योंकि ये एक दो इसके एपिसोड की बात नहीं है, और ना ही कोई एक फिल्म बना दी तो हो गया। इस इट्स साल, ये सालों इट्स सालों की बात है। लगभग एक दशक लगभग। बेहतरीन। तो इसी बात पे कुछ मेमोरीज हैं बचपन की, शक्तिमान से कुछ, रिलेटेड। हाँ। मेरी मेमोरीज है, मैं जब शायद सेकंड में था या थर्ड में था, तो फिर मैं शक्तिमान बना था। और आई वॉज द फैंसी यंगेस्ट ड्रेस, गाय। हाँ। नहीं नहीं, फैंसी ड्रेस नहीं था, एनुअल 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 डे था। और एनुअल आई वॉज फेस्ट या द, फंक्शन। हाँ, एनुअल फेस्ट था स्कूल में, एंड आई वॉज द यंगेस्ट गाय टू गेट अ गर्लफ्रेंड। गीता विश्वास मेरी गर्लफ्रेंड थी। और वो कोई लड़का ही था साला, उसको साड़ी पहना के उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना दिया था। और मेरे मम्मी पापा ने कॉस्ट्यूम ढूंढी थी शायद, पूरे नियर बाय मार्केट में, क्योंकि तब मॉल वॉल नहीं हुआ करते थे। एंड दिस सर्च शक्तिमान कॉस्ट्यूम, ये वो, फिर एक जगह वो कॉस्ट्यूम मिली। और तब वो कॉस्ट्यूम आई थिंक 1000 के आसपास थी। हम्म। आई एम टॉकिंग अबाउट टू उसमें लेयर्स थाउजेंड होते थे ना, लेयर्स हाँ होते थे टू उसमें। हाँ 2000 2001। एंड इन 2000 2001 1000 वाज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव थिंग फॉर अ मिडिल क्लास। बट हम्म। टीचर ने बोला कि नहीं, इसको शक्तिमान बनाना है। और शक्तिमान के फिर जूते, और जूते तो नॉर्मल ही थे, बट कॉस्ट्यूम, और ग्लव्स। फिर हाँ, ग्लव्स और गॉगल्स। और इतना मैंने सब किया, मैं बिल्कुल तैयार होके गया। और मेरा आदत था कि बचपन से ही मैं, जब, क्योंकि शक्तिमान का इन्फ्लुएंस था ही, और हनुमान जी का इन्फ्लुएंस था, तो हम्म। मैंने दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कर दिया था। मैं गदा लेके गोल गोल घूमता था। तो मेरे को उतना तो नहीं याद है, पर मुझे बताया जाता है ऐसा कि जब मैं घर से निकला था और जब तक मैं स्कूल नहीं पहुंचा, तब तक मैं ऐसे नाचते नाचते ही जा रहा था। बट दैट वाज अ वंडरफुल मेमोरी, लाइक शक्तिमान बनना हाँ, इट्स वाज इट्स लाइक समथिंग। बीइंग अ सेलिब्रिटी एज अ किड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी जहाँ पे हम पहले रहते थे, वो इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ मेरे कैरेक्टर का, कि जिस मोहल्ले में हम पहले रहते थे, हम वहां नहीं रहते, वहां पे आज, वहां पे तब से लोग मेरी मम्मी को शक्तिमान की मम्मी, शक्तिमान की मम्मी बुलाने लगे। सो दैट So वाज द इन्फ्लुएंस। that's how impactful Shaktiman was for और everybody. फिर लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब वो गोल गोल घूमा हूं, तब से मैं अपनी लाइफ में गोल गोल ही घूम रहा हूँ। शक्तिमान तो यार होना बंद हो गया, मैं भी गोल हो गया, और मैं अभी भी गोल गोल घूम ही रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे याद है, मुझे कभी मिला नहीं शक्तिमान बनने का सौभाग्य। अभी अभी वो सब चीजें याद करके मुझे अच्छा ही लगता है। इट्स इट्स वार्म फीलिंग कि शक्तिमान का इम्पैक्ट रहा है। इट एंड इंट्रोड्यूस मी टू अ न्यू फीलिंग कि जब किसी चीज को चाहो तो तुम्हें उसके लिए फाइट करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे हर चीज अपने से नहीं मिल सकती। बट शक्तिमान, आई थिंक इट हैड its own impact in a different way to every kid who ever watched it growing up. it had its own impact, and massive impact. It's not like okay, it's for 1 week or 2 week. It went It's through their for childhood. for yeah With since it was a weekly episode, काफी throughout the week इस पे हम लोग स्कूल में people were like, चर्चा करते थे हाँ, कि पूरा वीक ये यार यहाँ पे खत्म हो गया, इट्स अ क्लिफ हैंगर, आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है। इट वाज अ काइंड ऑफ ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जब हम like लोग के it was, पास हाँ, खेलने कूदने buzzing के बाद topic. हम हाँ, कूदने के बाद हम लोग के पास समय होता था कि हम लोग बैठ के थक गए हैं, बातें किस चीज के बारे में करें, यार शक्तिमान देखा, यार शक्तिमान का हम्म, वो सीन, अरे ऐसे ऐसे। लोग एक दूसरे को इनएक्ट करके बताने लगते थे कि एज इफ कि उन्होंने ही देखा है, किसी और ने नहीं देखा है। एंड नो वन एवर इंटरप्टेड कि हाँ भाई मैंने देख रखा है, मुझे मत क्योंकि बताओ। क्योंकि जो भी उसको देखता था ना, उसको उसको लेके एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता था। तो हाँ, और आदमी इतना इंगेज था उस शो में, कि उसे लगता था अच्छा, इसके पास कुछ अलग तो नहीं है बताने को, या मुझसे कुछ मिस तो एक नहीं बार हो गया। खुद से मैं देख लूं, कहीं मैंने कुछ छूट छूट गया मुझसे या देखने में। या या इसने डीडी नेशनल का प्राइम सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले रखा है, कि इसके पास ऐड ही ना आता हो, इसको कुछ ज्यादा ही दिख इसको रहा कुछ हो। ज्यादा ही 2 मिनट दिख गया हो। इसको ब्लूपर्स भी दिखा रहे हैं शक्तिमान वाले। अ, तो इसी के साथ आई थिंक इट्स अ गुड नोट टू एंड दिस एपिसोड। ऑन अ वेरी और हायर नोट।
ऑन अ वेरी हायर नोट, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहां से तो हायर पे पहुंचे हैं। और आतिफ खुश असलम हो रहे, गए। आबाद रहे, हैदराबाद रहे चाहे गाजियाबाद रहे। ये तुमने कितना टाइम लगा इसको लिखने में? अ, मुझे लगता है कि ऑडियंस समझदार होगी, तुमको पता है कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड, कोट अनकोट इंस्पायर्ड है। हम्म। मैं बता के अपना क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करना चाहता। खैर, मैं प्लेजरिज्म का भी शिकार नहीं होना चाहता, तो इसलिए मैं और ज्यादा नहीं ऑडियंस बोलूंगा। ऑडियंस जोई भी हो सकता है, ऑडियंस जोई जैसे भी हो सकते हैं, उन्हें दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस साइन, वेयर टू काश हो, यूज इट मैन। काश हो। तो चलिए ऑडियंस, आप कमेंट पे छोड़ते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट। प्लीज टू शेयर, लाइक और एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब। करो यार, सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब वॉचेस नहीं हैं मिल ठीक रहा ठाक, है। बस सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं, तो करो, प्लीज डू अपने दोस्तों को सब्सक्राइब। शेयर करो, अगर अच्छा लगे तो उनको भी बोलो शेयर करें, अपने घर पे सबको ये शेयर करो, सब लोग देख बस बस सकते बस, हैं। इससे सब घर में एक साथ बैठ लड़ाइयाँ के मत करवाते देखना, हो वैसे अलग ही। अलग देखना, अलग अलग डिवाइसेस पे देखना, व्यूज ज्यादा चाहिए हमें। और नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक एनीथिंग दैट यू वांट हाँ, अस टू एक्सप्लोर और कमेंट टू पे छोड़ते डिस्कस, जाओ कोई टॉपिक हमें प्लीज डू सजेशंस में। कमेंट इट एंड वी विल डेफिनेटली लुक वी आउट विल फॉर ट्राई, दैट। वी एंड विल ट्राई। हमें हाँ, देखना पड़ेगा, हमारे खुद से भी कुछ आइडियाज हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्योंकि नामी द अनक्वालिफाइड पॉडकास्ट है, तो हमें पहले गूगल करना पड़ता है। हम कि पांच हम दिन रिसर्च, बोले हाँ क्या। हम 5 दिन रिसर्च करते हैं, फिर छठे दिन आके वो सब रिसर्च भूल के फिर अपनी बातें करते हैं। चलो तो बहुत ठीक है। ओके, सो ओके, मलिक, चलो सी बाय बाय। यू। बाय।